नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आपको याद होगा सीएए नियमों को गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को सार्वजनिक किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने यानी कि ममता दीदी ने सीएए और नियमों का विरोध करते हुए ये दावा किया था कि ये नागरिकों को शरणार्थियों में तब्दील कर देगा। ये उनका लॉजिक था। आई मीन अब मतुआ समुदाय जो बांग्लादेश से आए हुए हैं दलित, उनके प्रतिनिधियों में सीएए और इसके नियमों को लेकर के बहुत उत्साह है, वो खुश हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के बहुत से लोग गृह मंत्रालय के पोर्टल पर जो नई नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहिए, उसके इच्छुक नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता दीदी खुद बहुत बार गलत बातों को प्रमोट करती हैं। ममता दीदी इस समय हर वो बयान दे रही हैं जिससे उनका एक खास वर्ग का वोट बैंक जो है वो बचा रहे, जिसको हम तुष्टिकरण कहते हैं। अच्छा, उनके सिर में पिछले दिनों चोट लग गई थी, माथे पर आपने देखा होगा। काफ़ी उसके फ़ोटोज़ वायरल हुए थे और एक लंबे अंतराल के बाद 31 मार्च को उन्होंने अपना चुनावी अभियान फिर से शुरू किया। लेकिन उसी दिन उन्होंने सीएए पे अपना दोबारा से बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएए के तहत नागरिकता के आवेदन आप बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत मानिए इस बात को, नहीं तो आप विदेशी हो जाएँगे। अब ये बात बिल्कुल समझ से परे की है। अगर कोई नीति बनाई जा रही है देश के लिए, तो कम से कम मुख्यमंत्रियों से ये उम्मीद होती है। अब इसमें पार्टी दल का कोई मतलब नहीं है। जो नीति बनती है पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए बनती है। लेकिन उनके इस बयान के 1 सप्ताह के बाद ही एक नया अपडेट है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूँ कि वो अपने राज्य में यानी कि वेस्ट बंगाल में वो अपने तरीके से सत्ता शासन चलाना चाहती हैं। यानी कि ईडी, एनआईए, सीबीआई कितनी बार उनके ही राज्य में पिटाई खा चुकी है। और किसी राज्य में जब ईडी, एनआईए या सीबीआई छापा मारने के लिए जाती है, तो वहाँ ऐसा विरोध बिल्कुल नहीं होता। और आपने देखा संदेशखाली में ईडी पर किस तरीके से अटैक किया गया था। कौन लोग थे वो, ये भी आपको पता है। अभी 2 दिन पहले ही एनआईए पे अटैक हुआ है, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, उनके 2-3 टीम के मेंबर्स को चोट आई और ऊपर से ममता दीदी कह रही हैं कि एनआईए ने किसी को बताया नहीं और उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीज़ी की है। और जिनको वो अरेस्ट करने गए थे, उनके परिजनों से शिकायत करवाई गई है। अब एक बात आप ये बताइए, अगर देश में कहीं विस्फोट होता है, तो एनआईए क्या उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा? उसको नहीं करनी चाहिए जाँच? ऐसे विस्फोट करने वाले लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए? अब एक कांड और हो गया है, उसको आप खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे किसका शैतानी दिमाग हो सकता है। पश्चिम बंगाल में एनआरसी के मुद्दे को लेकर के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तौयबा ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को एक धमकी भरा पत्र दिया है। शांतनु का ये कहना है कि पत्र उन्हें सोमवार यानी कि 8 अप्रैल को डाक से मिला है। बाकायदा उन्होंने वो लिफ़ाफ़ा एंड किस पोस्ट से भेजा गया सब कुछ दिखाया और केंद्रीय मंत्री ने राज्य की ऑब्वियसली जो सत्ताधारी पार्टी है, उस पर भी शब्दों से हमला किया। ये पत्र नज़रुल इस्लाम साहिब अली और फैज़ अली के नाम के व्यक्तियों ने भेजा है। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए तो यू विल गॉट माय पॉइंट। যে আমি এই রাজ্যের ये মুখ্যমন্ত্রী बांग्ला में बोल रहे हैं, मैं आपको बाद में इनका हिंदी এবং
ट्रांसलेशन करके তার बता যে दीजिए। সরকার, সেই সরকারকে অবগত করাতে চাই যে আজকে দুপুর 2:10 নাগাদ আমাকে থ্রেট করে, ये लिफाफा লস্করি दिखा रहे हैं। পরিবার থেকে আমাকে থ্রেট করে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সিএ এনআরসি নিয়ে আমি বাড়াবাড়ি করলে ঠাকুর বাড়িকে উড়িয়ে দেওয়া হবে, আমার সমস্ত পরিবারকে শেষ করে দেওয়া হবে, এই থ্রেট এসছে। এটার অ্যাড্রেস যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেগঙ্গা থেকে ফাজির আলী অ্যান্ড আদার্স পাঠিয়েছে। এটা হচ্ছে হাদিপুর ভিলেজ, নর্থ 24 পরগনা, পিন নাম্বার 743287। আমি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং তার প্রশাসন, তার দলকে বলতে চাই, तो आपने देखा कि इन्होंने बाकायदा वो एनवेलप दिखाया, उसका पता बताया। अब क्या लिखा हुआ है ये भी मैं बताती हूँ। चूँकि वो बांग्ला भाषा में बोल रहे थे तो बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे दर्शक होंगे जो बांग्ला भाषा नहीं जानते होंगे। जैसा कि आपने देखा वो बात रख रहे हैं अपनी वीडियो में बांग्ला भाषा में, तो उन्होंने कहा कि वो अ, शांतनु बाबू, मुझे आशा है कि आप ठीक हैं। ये पत्र में लिखा हुआ है। शांतनु बाबू, मुझे आशा है कि आप ठीक हैं। मैं आपको बता दूँ कि अगर पश्चिम बंगाल में एनआरसी हुआ और एनआरसी के कारण मुसलमानों पर कोई अत्याचार हुआ तो पश्चिम बंगाल और पूरा भारत जल उठेगा। आप गौर कीजिए शब्दों पर कि पूरा भारत जल उठेगा। आपका टैगोर हाउस उड़ा दिया जाएगा, ठाकुरबाड़ी में किसी व्यक्ति को रहने नहीं दिया जाएगा। क्या आपने लश्कर-ए-तौबा का नाम सुना है? हम लश्कर-ए-तौबा के सदस्य हैं। अब ये धमकी भरा पत्र भेजे जाने को लेकर के राज्य की तृणमूल सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। ऑब्वियसली चीज़ें अगर आप कनेक्ट करें, तो बात किस पे आती है? तो शांतनु ने कहा है कि मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री और सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि सोमवार को 2:10 पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तौबा ने एक धमकी भरा पत्र भेजा है। उसमें जो लिखा है मैंने आपको बताया ही है कि एनआरसी पर कुछ भी ज़्यादती की तो ठाकुरबाड़ी को उड़ा दिया जाएगा। और उन्होंने मुख्यमंत्री को ये कहा है कि कोई आतंकवादी संगठन राज्य के सांसद या मंत्री को इस तरीके की धमकी नहीं दे सकता। और बंगाल में लोकतंत्र की जो स्थिति है, उस पर भी उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित कराया। ऐसे उग्रवादी समूह तृणमूल के समर्थन से पोषित हो रहे हैं, ये भी वो कह रहे हैं कि इसीलिए धमकी दी जा रही है। और उन्होंने फाइनली कहा कि मैं गृह मंत्री को बताऊँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए, ये एक घटना बंगाल के लिए बेहद शर्मनाक है। ये सब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर कह रहे हैं। अब देखिए ये जो पत्र है उन्होंने बताया आपको कि ये 24 परगना के देगंगा के हादीपुर गाँव से भेजा गया है। सब कुछ आपको दिखाया ना, इसी से जुड़ी एक और जानकारी है। वो जानकारी ये है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने केंद्रीय मंत्री इन्हीं को शांतनु ठाकुर के खिलाफ इनकी चाची और टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की है। अब इनकी चाची का ये आरोप है कि शांतनु जबरन उस मकान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनके समुदाय की कुलमाता मानी जाने वाली शांतनु की दादी बीना पानी देवी 5 साल पहले अपनी अंतिम सांस तक यहीं रही। बीना पानी देवी को लोग प्रेम से बड़ो माँ कहते थे, जिसको हम लोग बड़ी माँ कहते हैं, इसे बंगला में बड़ो माँ कहते थे। केंद्रीय मंत्री ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है, यानी कि शांतनु ने। उन्होंने कहा कि ममता बाला ठाकुर ने खुद उस मकान पे जबरन कब्जा किया हुआ है, जबकि उसके कानूनी वारिस वही हैं। यानी कि पूरा मामला जो है उसमें सियासत लग रही है। लेकिन ऐसा क्यों? ममता को अपने मुस्लिम वोटों की काफ़ी चिंता रहती है ना, आपको पता ही है। अयोध्या में जिस समय राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बाकायदा
मंदिर कमेटी की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया गया था। ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कह कर के इस समारोह में शामिल होने से मना कर दिया था कि ये तो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। लेकिन असलियत ये थी कि उन्होंने द वेरी सेम डे वहाँ अपने कुछ लोगों के साथ मिल कर के अपने आप को ये बताते हुए कि वो भी धर्म को मानती हैं, उन्होंने अपनी अलग से पूजा अर्चना की। लेकिन वो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल ना हो करके अ, अपने आप को बहुत ही कहना चाहिए कि अब वो पछता रहे हैं, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो। और ये जो बात है कि आग लगा देंगे पूरे देश में, ये आप ध्यान दीजिए कि ये किसके शब्द हैं। और पिछले 4-5 दिन से ममता दीदी लगातार ये कह रही हैं कि रामनवमी पर दंगा हो जाएगा। तो उन्हें ये कैसे पता है कि रामनवमी पे दंगा हो जाएगा? क्यों वो बार-बार इस बात को कह रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी सभाओं में ये कहा है कि रामनवमी को धूमधाम से मनाया जाएगा। सब लोग वहाँ जाएँगे और सब लोग रामनवमी को सेलिब्रेट करेंगे। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अब 2-3 बातें हैं, जो आप अगर काउंट करें तो आपको एक माइंडसेट पता चलेगा। 8 अप्रैल की ही बात है, ममता दीदी ने जो जाँच एजेंसियाँ हैं, एनआईए, सीबीआई और ईडी, इनके डायरेक्टर्स बदलने की बात की है। क्यों? मतलब चुनाव के समय चुनाव आयोग के सामने ये कहने की क्या ज़रूरत है, और क्या मतलब चुनाव आयोग इनके डायरेक्टर्स बदलेगा? ये तो कोई दूसरी संस्था बदलती है ना। और अपने लोगों को चुनाव आयोग के यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए भेजा गया। हालाँकि वो 24 घंटे के धरना प्रदर्शन के लिए पहुँचे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनको पुलिस ने समझा-बुझा करके उनको वहाँ से हटाया। तो मतलब हर दिन बंगाल से एक ऐसी खबर आती है, जो जिसमें से आग की लपटें निकल रही होती हैं। 2 दिन पहले ही इसी वेस्ट बंगाल में लोकेश चटर्जी को मैनहैंडलिंग फेस करनी पड़ी। वो पूजा अर्चना करके आ रही थी, उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और उनके साथ बदतमीज़ी की गई। उनकी गाड़ी के बोनट को ज़ोर-ज़ोर से ठोका गया। मैंने लास्ट अपने वीडियो में ये दिखाया था कि किस तरीके का व्यवहार इस समय देखा जा रहा है वेस्ट बंगाल में। मतलब इतनी अराजकता की स्थिति जो कभी आज से 10-12 साल पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलती थी। अब यहाँ तो योगी का डंडा चलता है तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई ऐसी चूचड़ाव कर जाए। लेकिन उस राज्य का क्या होगा जहाँ पर वहाँ का मुख्यमंत्री ही शह दे। अब कई बार वो कह चुके हैं इस बात को। एक एक बात और है, ईडी एंड सीबीआई के लिए जो वो बात कर रही हैं, आपको याद है वेस्ट बंगाल के संदेशखाली में ईडी पर हमला हुआ था। उसके बाद 2 दिन के बाद ही एनआईए पे हमला होता है। तो मतलब ये जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, इनको अगर अरेस्ट करने के लिए ये जाँच एजेंसियाँ जाती हैं, तो इन पे हमले करवाए जाएँगे। और उस पे उनका कहना ये है कि ये जाँच एजेंसियाँ थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आती हैं। तो थ्रू प्रॉपर चैनल की जहाँ तक बात है, आपको याद होगा एक पुलिस ऑफिसर के जब सीबीआई पूछताछ करने के लिए जाती है, तो ममता दीदी ने क्या किया था? मतलब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर धरने पे बैठ जाता है और उसके बाद की घटना, ईडी पर संदेशखाली के लोगों ने हमला किया। उसके बाद एनआईए पे हमला होता है। तो ये सब चीज़ें वेस्ट बंगाल में ही क्यों होती हैं? और ये जो लश्कर-ए-तोयबा का ये अ, धमकी भरा पत्र है जिसको अभी
मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से उनको मतलब डराया धमकाया जा रहा है और उसमें साफ तौर पे ये कहा है कि अगर एनआरसी को लागू किया जाता है तो वेस्ट बंगाल ही नहीं, पूरे देश में आग लगा दी जाएगी। दिस इज़ नॉट द वे। ये तो बड़ी हैरानगी की बात हो गई ना। और ममता दीदी इस ओर तो ध्यान दे ही नहीं रही हैं। वो उल्टा लोगों को प्रोवोक कर रही हैं कि आप पोर्टल पे जा कर के नागरिकता के लिए आवेदन ना करें। तो अब आप सोचिए कि ऐसी बातों को कौन प्रोवोक कर रहा है? आपने दोस्तों मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे अपनी राय भी दीजिए। प्लस अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सभी कंटेंट समय से मिल सकें। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो बेल आइकन रहता है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, उससे आपको नोटिफ़िकेशन भी समय से मिल जाएँगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।